साथियों, मैं जब भी कभी किसी इंडस्ट्रियल फोरम में बात करता हूं तो हमेशा यह प्रश्न मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में कम औद्योगिकरण क्यों। और यह आज का विषय नहीं है। यदि आप आंकड़ों के बेस पर जाएं तो 1990 के बाद से आज तक उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण है ही नहीं। उसके पीछे कुछ विशेष कारण है जिनको जानना होगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के माहौल को ठीक करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के रहवासियों को यह चीज ठीक से समझनी होगी कि हम अपने प्रदेश की उन्नति और प्रदेशों के मुकाबले में कैसे बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप देखें, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से हुआ है। उसके पीछे कुछ कारण हैं और जहां तक मैं समझता हूं उसमें आम जनता उन कारणों में सबसे ज्यादा भागीदार है। इसीलिए मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो कम औद्योगिकरण का कारण रहा है वह है इंडस्ट्रियल कल्चराइजेशन। भारत में पहले ही उद्योगों के प्रति संस्कृतिकरण बहुत लो है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में तो बिल्कुल ही कम है और पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से यह संस्कृति का विनाश या ह्रास हुआ है। उसके पीछे के कुछ कारणों को यदि हमें जानना है, समझना है, तो हमें इस डिटेल में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ चीजें अपने हिसाब से समझनी पड़ेंगी कि पहले सबसे औद्योगिक संस्कृति है क्या। और कल्चराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम इंडस्ट्री के प्रति अच्छी चीजों को आगे लाएं, अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस को बियॉन्ड द नॉर्मल डेवलप करें, इंडस्ट्री के प्रति रेस्पेक्ट और इंडस्ट्री के प्रति एक गुड गवर्नेंस का डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्री को सपोर्ट करें और अपनी भाषा और अपने काम करने के तरीकों को, अपनी कार्य प्रणाली को उद्योगों के साथ मिलाकर उद्योगों के विकास का एक माहौल डेवलप करें ताकि उद्योग वहां आराम से पनप सकें और एक स्वस्थ परंपरा के साथ काम कर सकें। यहां प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज गुड इंडस्ट्रियल कल्चर। सबसे पहले यदि हम यह समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी। गुड गवर्नेंस इन द स्टेट। आप यदि देखें तो पिछले बहुत लंबे समय से भारत में गुड गवर्नेंस का अभाव रहा है। वह चाहे जातिवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे कोई और वाद हो, लेकिन गुड गवर्नेंस हम उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री को या इंडस्ट्री के प्रति नहीं बना पाए। दूसरी है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ऑन कॉम्पिटिटिव रेट। अभी पिछले कुछ समय तक भारत में के सभी राज्यों में पावर की प्रॉब्लम थी और उत्तर प्रदेश उनमें वर्स्ट था। क्यों? जबकि उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल कल्चर ना होने की वजह से या कल्चराइजेशन की वजह से इंडस्ट्री ने उन बेसिक चीजों को, उन बेसिक सुविधाओं को उत्तर प्रदेश में तैयार नहीं किया जिनसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति और तेजी से चल सके। तो यहाँ पावर की सप्लाई एक बड़ा विषय था। एक तो पावर अनइंटरप्टेड कभी नहीं मिलती थी और रेट भी आज सबसे ज्यादा है, आज तक भी सबसे ज्यादा है। नंबर 3, यहाँ इकोनॉमिकल स्किल्ड मैन पावर होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर की कमी नहीं है, लेकिन मैन पावर के एटीट्यूड की बहुत जबरदस्त कमी रही है कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाले कम और नेतागिरी करने वाले लोग ज्यादा रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री यूपी छोड़कर भागने लगी। किसी टाइम में गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, साहिबाबाद, कुछ ऐसी बेल्टें डेवलप हो रही थी जिनको आप यदि देखें तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बुलंदशहर में एक जगह है सिकंदराबाद, वहां बहुत इंडस्ट्री आई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, लोकल गुंडिज्म को वह नहीं रोक पाई और आज इंडस्ट्री
वहां खत्म हो गई, छोटी इंडस्ट्री बची है, बड़ी इंडस्ट्री खत्म हो गई। नंबर 4 है इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भारत में अब सड़कों का जाल है, पहले भी सड़कें कम थी लेकिन ठीक थी, लेकिन उस हिसाब से नहीं थी जितनी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए। यूपी में अभी भी वो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है जो अन्य स्टेटों ने अपने यहाँ डेवलप कर ली है। तो क्योंकि यूपी में क्राउड सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो भीड़ का माहौल है और इस ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा अभाव है। नंबर 5 है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन कॉम्पिटिटिव रेट। क्योंकि अब इंडस्ट्री अपने यहाँ के रॉ मटेरियल से नहीं चलती, तो जितने भी सी शोर के स्टेट्स हैं उन्होंने शिप से माल आना और जाना उनको बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन शिप से लेकर के सी शोर से लेकर के उत्तर प्रदेश तक पहुंचाना बहुत कठिन काम है। इसीलिए यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है। नंबर नेक्स्ट है इंडस्ट्री फ्रेंडली अप्रोच ऑफ सोसाइटी एंड वर्कफोर्स। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इंडस्ट्री के प्रति लोगों का एनवायरमेंट एनिमी जैसा रहता है कि इंडस्ट्री लग गई तो उसको हम कितनी जल्दी उसका शोषण करें और उसको बंद कराने के कगार पर ले जाएं। उसके प्रति फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम डेवलप नहीं कर पाए, ना सोसाइटी और ना यहाँ की वर्कफोर्स। इंडस्ट्री बाद में बनती है, वहाँ ट्रेड यूनियंस पहले, और ट्रेड यूनियंस के नेता काम नहीं करते, उनके सपोर्टर से काम नहीं करते, तो इंडस्ट्री में वर्क कल्चर खत्म हो जाता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने ही अपने उत्तर प्रदेश के उद्योग को खत्म करने में पूर्ण मेहनत की है। यह मैं कहीं भी किसी भी स्टेज पर जाकर कह सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश की जनता को ही समझना पड़ेगा कि अपने राज्य में उद्योगों के प्रति फ्रेंडली एनवायरनमेंट जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। नंबर 7 है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री के अतिरिक्त बिजनेसमैनों में को भी यहाँ ना तो सेफ्टी बची थी ना सिक्योरिटी बची थी। यहाँ गुंडिज्म ने घेर लिया था। अब धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश भी अपने यहाँ गुड इंडस्ट्रियल डेवलप कल्चर करने की ओर सतत और सघन प्रयास करेगा, तभी उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है और इसमें जनता को सहयोग देना सबसे ज्यादा आवश्यक होगा। तीसरी हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इसके प्रमुख घटक क्या हैं यदि भारत में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को और बढ़ाना हो, और विशेष तौर पर जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां गन्ना जैसा नेचुरल रिसोर्स बहुत बहुतायत में है। तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आज़ादी के बाद बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि कपास का उद्योग यही था। तो कानपुर एक जमाने में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, लेकिन आज कानपुर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई। शुगर उद्योग भारत का सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में वह इंडस्ट्री ठीक से डेवलप नहीं हो पाई, तो हम कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाए। उसके अतिरिक्त और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिनकी बात हम समय समय पर करते रहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से प्रमुख फैक्टर हैं जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को किसी स्टेट या नेशन में बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कराया जाए। तो जैसी मैंने बात की कि सी शोर से दूर होने के नाते यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ एक बेनिफिट दूसरा है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत अधिक है, इसलिए खपत बहुत ज्यादा है। हमें उस चीज को लेकर के उसका बेनिफिट लेना होगा। नंबर 2 कैपिटल। तो कैपिटल के प्रति एनवायरमेंट जनरेट करने से उत्तर प्रदेश में धन की कमी नहीं है, लेकिन धन गलत साधनों में गलत तरीके से लग रहा है, हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 3 है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। उत्तर प्रदेश में स्किल्ड मैन पावर है, लेकिन मैन पावर चैनलाइज नहीं है। यूथ आज चैनलाइज नहीं है। हम दूसरे स्टेट में जाकर माइग्रेंट लेबर की तरह छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन अपने स्टेट में रहकर हम अपनी इंडस्ट्री की रेस्पेक्ट नहीं करते और अपनी स्किल को अपनी 100% प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता लाने के लिए प्रयोग नहीं करते। नंबर 4 टेक्नोलॉजी, जो आज बिखरी पड़ी है। टेक्नोलॉजी का अब कोई अभाव नहीं है। कंज्यूमर्स, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो कंज्यूमर्स की कमी नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर नहीं है। जैसे आप गुजरात में देखें तो केमिकल का हब है,
वहीं केमिकल का रॉ मटेरियल बनता है, वहीं रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट खपता है, तो फाइनल प्रोडक्ट वहीं बनता है। तो उस तरह से जैसे आयरन ओर है वो बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में है। सीमेंट इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल सारा या तो राजस्थान में है या फिर आपका मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में था, वह अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। नंबर 7 है ए कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। यहाँ इन चीजों का भी अभाव रहा कि इंडस्ट्री के प्रति गवर्नमेंट की अप्रोच ना तो कभी कोऑपरेटिव रही ना सपोर्टिव रही, वह अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टर्बुलेंस हमेशा बहुत अधिक रहता है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के उद्योग को सफर करना पड़ता है। अब धीरे धीरे हम सबको यह बात समझनी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ उद्योगों के प्रति एक अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट कर उद्योगों को इनवाइट कर उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोगी और सहायक बनना होगा। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या क्या है। मैं उत्तर प्रदेश की बाउंड्री 10 स्टेट से मिलती है, बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन नंबर 1 है, इंटरनेशनल बॉर्डर भी एक लगता है, नेपाल के साथ लगता है, और जब उत्तराखंड इसी में था तो चाइना के साथ भी लगता था। तीसरी बात हम करते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन लगभग 24.5 करोड़ है, जो भारत की एक बड़ी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ एक बहुत अच्छा मार्केट है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इजीली उसको गुड गवर्नेंस को जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन पॉलिटिकल विल और जनशक्ति की विल का अभाव है, इसलिए जनसाधारण को इस विल को अपने अंदर जगाना होगा और एक औद्योगिक एनवायरनमेंट डेवलप करना होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति यूपी में अप टू 70 हाई थी। बहुत इंडस्ट्री, जब भी कोई बड़ी इंडस्ट्री की बात होती थी, चाहे वह फर्टिलाइजर था, चाहे वो टेक्सटाइल था, चाहे वो शुगर था, चाहे वो और कोई इंडस्ट्री थी, तो यूपी में इंडस्ट्री बहुत तेजी से आती थी और तब अन्य स्टेटों के लोग यूपी में आकर काम करते थे। लेकिन 71 से 91 तक आना धीरे धीरे कम हो गया और जो हाई स्पीड थी वह मीडियम में कन्वर्ट हो गई। और सबसे खतरनाक स्थिति तब हुई जब 1990 के बाद यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कल्चर बची नहीं और इंडस्ट्री यहाँ की जगह अन्य स्टेटों में जाने लगी और उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल बनता गया, जो आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पाया है। नंबर बात करते हैं कि यूपी में अराउंड 65,000 इंडियन रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 2020। तो अभी हम यदि देखें तो इन सब चीजों को हमें आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि जो अभी हमारे इंडिया में इनकम है वह और लोगों के मुकाबले में बहुत कम है। इंडिया की जो इनकम है लगभग 150,000 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1,50,000 यदि मैं बात करूं और यहाँ कुल बात करता हूं 65,000 रुपए की, तो यहाँ कितनी कम है वह हमें स्पष्ट नजर आती है। और यदि यूपी में औद्योगिकरण नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं बढ़ेगा, तो यह पर कैपिटा इनकम और कम होती चली जाएगी। इसीलिए हम सबको इस बात को समझकर यूपी के विकास के लिए इंडस्ट्री को बुलाना, उनको एक अच्छा वातावरण देना, उनके प्रति सहयोग और उनके साथ काम करने की भावना का विकास करना होगा। अगली बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या फेवरेबल है जिससे उत्तर प्रदेश अपने यहाँ इंडस्ट्री को अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1, मार्केट बहुत बड़ा है। नंबर 2, कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स है। यहाँ स्किल्ड और अनस्किल्ड सब मैन पावर बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पर है। नंबर 3, नियरेस्ट लोकेशन टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की जो पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली है उससे बिल्कुल मिला हुआ है और उसके साथ विकास की गति तेजी से बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग रेल नेटवर्क है। जितना अच्छा नेटवर्क रेल का यूपी में है बहुत कम राज्यों में है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रेलवे के साथ अटैच कर उसको ठीक किया जा सकता है। नंबर 5 है
ओल्ड इंडस्ट्रियल लेगेसी है, पुरानी इंडस्ट्री थी जिसको हम ठीक से सस्टेन नहीं कर पाए, वो लेगेसी है, उसको ठीक करना पड़ेगा। नंबर 6 है कि बात करने से पहले हम यह बात समझ लें कि ओल्ड लेगेसी में किसको कह रहा हूं। जैसे कानपुर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, कानपुर आगरा लेदर के लिए आज भी फेमस है, तब भी फेमस थे, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं कर पाए। मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्री के लिए, वाराणसी डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए, मेरठ स्पोर्ट्स गुड्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। आपको सुनकर चंबा होगा कि वर्ल्ड में जहां भी क्रिकेट खेला जाता है वहां बैट या बॉल मेरठ की अवश्य होगी। और भारत में ही नहीं, विश्व में जहां भी अच्छे संगीत की बैंड की बात की जाती है, म्यूजिकल बैंड की, तो वहां भारत में मेरठ के बने हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ना किसी रूप में अवश्य नजर आएंगे। उसके बाद हम इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। सहारनपुर और रामपुर प्लाईवुड के लिए, बरेली वुड एंड वुड फर्नीचर्स के लिए, फिरोजाबाद जो गिलास और बेंगल के लिए आज फेमस था, आज पूरी ग्लास इंडस्ट्री गुजरात चली गई। गुजरात से ज्यादा ग्लास इंडस्ट्री आज कहीं नहीं है। तो यह हमारी उन चीजों को या ओल्ड इंडस्ट्रियल लेगेसी को दोबारा डेवलप करने की बात है। खुर्जा में सेरामिक्स है, भदोई में कारपेट है, और मैक्सिमम शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि शुगर केन की अवेलेबिलिटी विद हाई कंटेंट ऑफ शुगर वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को यहाँ बहुत बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत तेजी से हुई। 1965 में जो पहली हरित क्रांति हुई उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में बहुत आया, लेकिन पॉपुलेशन अधिक होने के कारण हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए। दूसरी बात और भी कहूं कि आज दुग्ध का काम सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन हम उसको चैनलाइज नहीं कर पाए। हम गुजरात की तरह अमूल जैसी कोई संस्था डेवलप नहीं कर पाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ काम करना होगा। नंबर 7 अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हर स्टेट में पानी की प्रॉब्लम है अदर देन यूपी। हालांकि यह एक नेचुरल रिसोर्स है, आने वाले समय में कहाँ जाएगा कैसे जाएगा, लेकिन इसका एक प्रादुर्भाव और भी है कि जितना पॉल्यूशन यूपी में नगर पालिकाएं फैला रही हैं, जितना हमारे जल के संसाधन खराब हो रहे हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये एक बड़ा इशू है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इशू हैव एमर्ज्ड इन उत्तर प्रदेश। ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में कि जो इंडस्ट्री को हमें डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्री को सहयोग करने के लिए हम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट अगेंस्ट इंडस्ट्री। नंबर 1 जो सबसे बड़ा है, पुअर ट्रेड यूनियनिज्म। आज ट्रेड यूनियन के नाम पर सबसे ज्यादा या तो उत्तर प्रदेश में अत्याचार है या उसके बाद फिर महाराष्ट्र में। नंबर 3 पर बात करते हैं हम लेबर अनरेस्ट। नंबर 2 मैंने बात की थी लोअर प्रोडक्टिविटी। हम यहाँ काम नहीं करते, हम काम की जगह या तो आराम करते हैं या नेतागिरी करते हैं, तो इंडस्ट्री की रेस्पेक्ट नहीं करते, अपने काम की रेस्पेक्ट नहीं करते, अपनी अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं करते। नंबर 4 है अनवांटेड इंटरवेंशंस इन इंडस्ट्री। जिन लोगों का इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ बाउंड्री मैनेजमेंट बहुत अधिक करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग इंडस्ट्री को आकर वन वे और द अदर, या तो यूनियन के बहाने या एनवायरमेंटल इश्यूज के बहाने इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं। वह रोकना जनसाधारण और सरकार की जिम्मेवारी है। नंबर 2 बात करते हैं हम लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। किसी भी पार्टी की पॉलिटिकल विल, मैं 1990 से लेकर आज तक यह देखता चला आ रहा हूं कि किसी की इतनी स्ट्रांग विल नहीं है जो यूपी में एक अच्छी गुड गवर्नेंस डेवलप कर उद्योगों के प्रति एक सहानुभूति का और एक अच्छा एनवायरमेंट डेवलप कर सके। तो यहाँ पॉलिटिकल विल का भी एक अभाव है। नंबर 3 हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ गुड गवर्नेंस। जो मैं अभी डिटेल में बात कर चुका हूँ, वह बहुत लोअर लेवल पर चली गई है, तो उसको हमें उठाना होगा। लोगों में यह भावना जागृत होगी कि बिना करनी होगी कि बिना उद्योगों के, बिना औद्योगिकरण के हम
बहुत तेजी से विकास नहीं कर सकते। नंबर 4 बात करना है पुअर रोड ट्रांसपोर्टेशन। हालांकि रोडें बहुत ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी उतनी ठीक नहीं है। जनसंख्या का जो घनत्व है वह बहुत अधिक है, पॉपुलेशन अधिक है, शहरों की प्रॉक्सिमिलिटी बहुत अधिक है, इसीलिए बाईपास बनाना और यह सब डेवलप करना बहुत आवश्यक है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने डिटेल में बात की, ना तो कोल यहाँ मिलता है ना इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसको भी गवर्नमेंट को, यह प्योरली गवर्नमेंट का इशू है, इसको ध्यान में रख करके इसके लिए कुछ बड़ा सोच करके हमें उचित कदम उठाने होंगे ताकि हम इंडस्ट्री को बुला सकें। नंबर है डिस्टेंस फ्रॉम सी। यदि मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूं तो एयर फ्लाइट में कितनी, एयर फ्रेट को मैं कितना बियर कर सकता हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो उत्पाद है वह इंटरनेशनली कम्पिटिटिव या नेशनली कम्पिटिटिव रहता है नहीं रहता है। क्योंकि मैंने उन स्टेटों को देखा है जो समुद्र के किनारे हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, तो वो उनकी आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कम है कि जब भी वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके यहाँ जो सी है या जब वहाँ की सुविधा है, शिपमेंट है, वह बहुत नज़दीक है। यहाँ पहले आपको कंटेनर कॉरपोरेशन के हिसाब से आपको डिपो तक पहुँचाना, फिर वहाँ से बॉम्बे पहुँचाना, फिर लोड अनलोड कराना, तो उसमें टाइम फैक्टर और कॉस्ट फैक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें इस विषय में कुछ ठीक सोचना होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण के लिए हमें इस स्तर पर कुछ अच्छी पॉलिसीज डेवलप कर, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ प्लान कर नए तरीके से सोचना होगा। नंबर 7 बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि यहाँ अराजक तत्व या जो उद्योगों के खिलाफ खड़े होने वाली लॉबी है वह बहुत हावी है, तो उसको समाज में रहते हुए समाज के लोग ही खत्म कर सकते हैं। सरकार का गवर्नेंस के हिसाब से उसमें रोल आ सकता है, लेकिन समाज के हर जनसाधारण को अपनी भागीदारी निभानी होगी और इन अवांछनीय तत्वों को उद्योगों से या व्यापार से दूर रखना होगा। वह तभी संभव है जब हर व्यक्ति इस बात को समझे और अपने जीवन में प्रयोग करे। हम क्या करते हैं कि छोटे लालच में या शॉर्टकट में इन चीजों का प्रयोग करते हैं और जो इंडस्ट्री को हमसे दूर भगा देता है। नंबर 8 बात कर रहे हैं चॉइस ऑफ वोटर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस। यह एक इनडायरेक्ट मुद्दा है कि हम किसको, कौन इंडस्ट्री को ला सकता है, कौन इंडस्ट्री को नहीं ला सकता है। मैंने कई ऐसी सरकारें देखी जब जो अंबानी ग्रुप था, रिलायंस ग्रुप ने यहाँ जमीन खरीदी लेकिन उद्योग नहीं लगने दिया। नुकसान उनका हुआ या नहीं हुआ, लेकिन देश की जनता का हुआ। तो यदि सरकारों की मान्यता किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रति ऐसी है तो उसके बदले में उनको कुछ और लाना पड़ेगा। तो यह इलेक्शन के समय हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम किस सरकार को वोट देकर अपने स्टेट में लाएं और वह उद्योगों के प्रति अच्छा वातावरण तैयार करने में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है। यह हमें इलेक्शन के टाइम पर ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 9 बात करते हैं पुअर बिजनेस एक्यूमेनशिप अमंग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। जैसे गुजरात में आप देखिए, गुजरातियों में सब में बिजनेस एक्यूमेनशिप है। वो कोई भी बात करेंगे तो बिजनेस को ध्यान में रख के करेंगे। हम बिजनेस ध्यान में नहीं रखते, हमें बिजनेस की टर्मिनोलॉजी ठीक से समझ नहीं आती, हम बिजनेस की भाषा को, बिजनेस के ज्ञान को बढ़ाना नहीं चाहते। हम या तो अपनी पॉलिटिकली ऊंच नीच में लग जाते हैं या फिर हम उन तत्वों की, उन भाषाओं को प्रयोग करने लग जाते हैं जिससे उद्योग और दूर भागता है। तो हमें बिजनेस एक्यूमेनशिप का एक एनवायरमेंट उत्तर प्रदेश में तैयार करना होगा और हर किसी को बिजनेस के लिए, बिजनेस के महत्व को समझने के लिए, बिजनेस की इम्पोर्टेंस को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन की भागीदारी बढ़ानी होगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनसे हमें उत्तर प्रदेश के विकास में सहायता मिल सकती है यदि हम इनको ठीक करें। तो आज इतना ही।
फिर कभी मौका मिलेगा आपको, यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लिखें, ताकि हम आपकी इस तरह की समस्याओं को उठा सकें और उनके निदान के लिए जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या अथॉरिटीज हैं उनसे मिलकर आपके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने की मदद कर सकें। भारत में सरकारें हमेशा अपने अपने राज्यों के प्रति सचेत करने में जन की भागीदारी बहुत आवश्यक है। हमें सरकार के रवैये को ठीक करने से पहले अपने रवैये को ठीक करना होगा, अपनी भागीदारी को बढ़ाना होगा, और यदि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मेरे आसपास की हर इकाई धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और मेरे उत्तर प्रदेश का विकास तेजी से होगा और हम दोबारा से वही अपना गौरवशाली इतिहास वापस ला पाएंगे जो 1960 के